नमस्कार दोस्तों, आज एक नया चैप्टर हम लोग फिर से उठाए हैं। आज का टॉपिक है आरआरबी भोपाल 1994। आप लोग देखिएगा, पेज नंबर आपको न्यू एसपीडी में मिलेगा। एक पुरानी वाली एसपीडी है, एक न्यू एसपीडी आ गई है। तो तमिलनाडु रहेगा और पेज 28 रहेगा। तो आज भी 10-15 प्रश्न हैं, तो आप लोग बढ़िया से इसको सुनिए। जो समझ में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, दिया हुआ है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग विभाग, यहां पर विभाग कर दीजिएगा, विभाग का गठन 1972 में हुआ था। तो थोड़ा सा मेरे साथ लिखिए पहले अंतरिक्ष के बारे में। देखिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, तब इसको समझ में आ जाएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम, देखो, एक कमेटी बनी थी इन कॉस्पार, एक कमेटी का नाम था। इसका जो अध्यक्षता जो किया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई किए थे। ये क्या था भाई? ये अंतरिक्ष को लेकर, अंतरिक्ष में भारत पहुंचना चाहता था, इसलिए कमेटी का गठन किया इन कॉस्पार। इसकी अध्यक्षता कौन किए भाई? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसलिए इनको बोलते हैं अंतरिक्ष का जनक, अंतरिक्ष का जनक भी बोला जाता है ना। कि भारत में अंतरिक्ष का जनक किसे बोलते हैं भाई? तो विक्रम साराभाई को, ठीक है। अब देखिए, यही जो है इन कॉस्पार जो है से बाद में 15 अगस्त, एकदम ये डेट आपको याद होना चाहिए, 15 अगस्त 1969 को इसरो में परिवर्तित हो गया। इसरो, देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ये फुल पर भी पूछ देता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जब अंतरिक्ष का गठन हो गया, मतलब कि इसरो का जब स्थापना हो गया, तो इसका हेडक्वार्टर आप जानते होंगे, और लिखना चाहते तो लिख लीजिए, बेंगलुरु में। बंगलुरु है ना। तो बंगलुरु में इसको बनाया गया, ठीक है ना। अब जब ये स्थापना हो गया, तब भाई इस पर पैसा वैसा खर्च करने के लिए एक अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ। ये भारत सरकार करती है, ठीक है ना, केंद्र की सरकार। तो अंतरिक्ष विभाग ये अलग है, अंतरिक्ष विभाग, इसका जो गठन हुआ 1972 में हुआ। 1972, ये डेट आपको याद होना चाहिए। अब 1972 तक घटना घट गई। अब हम लोग प्रथम उपग्रह भेजेंगे, भारत का प्रथम उपग्रह। अब इसका जितना बता रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर भारत का प्रथम उपग्रह बोलेगा, हम लोग बोलेंगे आर्यभट्ट। ये कितना को भेजे थे? तो भाई 19 अप्रैल 1975। अच्छा, अगर 20वें का प्रथम उपग्रह कहेगा तो क्या होगा बताइए आप लोग? 20वें का प्रथम उपग्रह, तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए इसको, स्पुतनिक। ये था रसिया का। देखिए, सबसे पहले रसिया ही, मतलब रूस ही उपग्रह को भेजा था। उसके बाद आता है कौन? अमेरिका भेजा था। अमेरिका का भी लिख लीजिए, ये नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है कि अमेरिका का प्रथम उपग्रह एक्सप्लोजर था, एक्सप्लोजर 1। तो आप लोग कम से कम इतना याद होना चाहिए कि भाई अगर ऐसे पूछे कि इसरो का पुराना नाम क्या था, तो इन कॉस्पार था। इसकी अध्यक्षता कौन की भाई?
डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसलिए अंतरिक्ष का इनको क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु मिलेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष विभाग कितना बना, 72 में। भारत का प्रथम उपग्रह बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे आर्यभट्ट, ये गणितज्ञ थे, जानते हैं। और 20वें का कहेगा तो स्पुतनिक, और अमेरिका का कहेगा तो एक्सप्लोजर 1। इसको आप इतना कम से कम अंतरिक्ष के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये तो हजारों प्रश्न रिपीट होता है ये वाला, है ना। चाहिए 20वें वाला। अब देखिए लास्ट इसका ये दूसरा प्रश्न है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर गंग वंश के शासकों ने बनाया था। तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेन तो इसमें होगा नहीं। ये पुरी जो है उड़ीसा मिलेगा, है ना। ये पुरी जो है उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, कृष्ण जी का है, ये भी उड़ीसा में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर गंग वंश आया हुआ है, तो थोड़ा सा समझिए गंग वंश क्या था भाई। गंग वंश, तो गंग वंश का एक शासक था, उसका नाम याद रखिए, कलिंग नरेश अनंत वर्मन, यही बनाया था। ऐसे तो डायरेक्ट सवाल पूछ दिया कि गंग वंश के शासकों ने बनाया था, लेकिन उसमें कौन बनाया था, तो कलिंग नरेश अनंत वर्मन बनाया था। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। कह रहे हैं बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश का हम लोग ऑपरेशन कर चुके हैं। थोड़ा सा फिर से देख लीजिए कि भाई इसकी राजधानी कहाँ है, तो बोलिएगा ढाका। रुपया क्या है, तो टका, मतलब करेंसी टका चलता है। अब ये बांग्लादेश कब बना था, ये पाकिस्तान से टूट के बना है ना। तो आप इसको डेट याद रखिएगा, 1971 में बना था। ये 1971 बना था। अच्छा एक सवाल आप लोग बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है, बताइए आप लोग। तो रेड क्लिफ। आप कहिए कि सर भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो भाई बनने से पहले वो भी तो एक पाकिस्तान था, तो अभी भी उस सीमा को वही बोल सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ लाइन है। और एक चीज और है, जैसे बांग्लादेश और भारत को जो जोड़ता है से एक 3 बीघा कॉरिडोर, एक रास्ता आने जाने का प्रदान करता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें 1971 में आजाद हुआ और 3 बीघा कॉरिडोर, ये कॉरिडोर मतलब होता है रास्ता। तो 3 बीघा रास्ते, कॉरिडोर किसके किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। अब इसमें पूरा हम लोग गंगा के बारे में समझेंगे, जितना प्रश्न बनता है गंगा से उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए। चलिए थोड़ा सा गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा से जितना प्रश्न बनता है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, कहां पर गिरती है, कहां से निकलती है, थोड़ा सा मेरे साथ फिगर बनाइएगा। जैसे देखिए एक उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर मिलेगा, गोमुख ग्लेशियर। आप लोग याद किए होंगे, ये ग्लेशियर से ही क्या निकलती है, गंगा निकलती है। लेकिन रियल में इससे एक नदी निकलती है भागीरथी, भागीरथी। गोमुख ग्लेशियर से जो नदी निकल रही है उसका नाम है भी भागीरथी। अब देखिएगा, और एक इधर एक है संतोपत ग्लेशियर, इसको लिखिएगा संतोपत ग्लेशियर, ग्लेशियर। अब इससे एक नदी इधर आती है ऐसे, है ना, ये इसको बोलते हैं अलकनंदा। ये पूरा ये है ऐसे अलकनंदा। अगर हम इसको कहां पर लिख दे, ऊपर लिख देते हैं, अलकनंदा, अलकनंदा। लेकिन देखिए यहां से तो अलकनंदा चली ऐसे यहां तक, अब भागीरथी यहां पर चली, और देवप्रयाग में, ये देवप्रयाग यहां पर है, देवप्रयाग में मिल जाती है और वहीं पर उसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो ये गंगा, ये हो गया गंगा।
यहां पर गंगा नाम पड़ा। अब इसके बाद आगे चलती है, ये हरिद्वार आती है, हरिद्वार। और ये हरिद्वार में मैदानी वाला क्षेत्र से पास करते हैं। तो दो तरह से प्रश्न पूछता है कि भाई गंगा का निर्माण कहां पर होता है, तो देवप्रयाग में। मैदान वाला क्षेत्र में कहां पर उतरती है, तो हरिद्वार में। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा कई नदियां इधर आके मिलती है, इसमें थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए। एक नदी आपको इधर से आवेगी, उसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। और यहां पर जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग में ये किसमें मिल जाती है, अलकनंदा में। और एक नदी और इधर से आवेगी और यहां पर मिलेगी, ठीक है ना। ये है नंदगिरी, नदी का नाम है नंदगिरी। और यहाँ पर जगह जो है से नंद प्रयाग नाम है, मतलब जो मिल रही है से कहां पर मिल रही है, नंद प्रयाग में। और एक नदी और आती है, पिंडारी नदी है, पिंडारी नदी। ये कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में। और एक नदी यहां पर और एक इधर से आती है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। ये मिलती है रुद्र प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में। तो समझ रहे हैं आप, ये अलकनंदा में कितनी नदियां मिल रही है, नदियां फिर जाके यहाँ पर मिल जाती है देव प्रयाग में, और ये यहाँ से जाती है। अब ये हरिद्वार पास करती है, पार करती है, तो आगे इधर से एक नदी आती है, राम गंगा, है ना, राम गंगा। अब देखिएगा, ये कनौज के पास मिलती है। अब इतना ना याद रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से थोड़ा सा आगे चलिए तो यहां पर है आपको लखनऊ। तो ये इधर से आती है गोमती रिवर, गोमती रिवर, और यहां पर मिल जाती है। यहां पर मिलेगा आपको देव प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद। और यहां पर से एक आप लोग जानते होंगे, इधर से क्या मिल रही है, यमुना। थोड़ा सा याद होना चाहिए, यमुना। आगे चलिएगा आप, आगे चलिए, आगे चलिए, यमुना यहां पर आ गया। और इधर से बड़ी नदियां मिलती, इसका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, कौन कौन नदी मिलती है ऐसे ऐसे। तो यहां पर आप देखिएगा तो घाघर मिलती है, घाघरा जिसको बोलते हैं, कोसी है, ये बिहार वाला है, महानंदा है, महानंदा है। इधर से आप एक और देखिएगा तो यहाँ पटना की जगह सोन मिलती है ना। और जब ये महानंदा यहाँ से, मतलब महानंदा यहाँ पर मिल गई, है ना। और यहाँ से ये नदी जो है, ये वाला गंगा से दो भाग में बढ़ जाती है। देखिए, एक इधर इसका बोल देते हैं भागीरथी, भागीरथी, जो ये चल जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और एक इधर जो आती है, जो कोलकाता हुबली है, हुबली इधर आ जाती है। और यही भागीरथी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पद्मा। तो बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। अब ये देखिए, इधर है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहां से आपको कई प्रश्न देता है कि लेफ्ट से कौन नदियां मिलती है, राइट से कौन मिलती है। तो लेफ्ट राइट कैसे पहचानेंगे, समझिए। इसका मान लीजिए किसी का मुंह इधर का है, इधर का, इधर नीचे का है, तो अब बताइए इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। अगर मुंह इधर का होता है तो इसको लेफ्ट बोलते हैं, सॉरी रुकिए थोड़ा। तो अभी देख रहे थे कि जब इधर का मुंह रहेगा तो ये लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। जब इधर का रहेगा तो राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो देखिए गंगा इधर आ रही है ऐसे, तो बताइए इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। मतलब इसको आप बायां बोल सकते हैं, इधर बोल सकते हैं दायां। तो देखिए बायां ओर से मिलने वाला नदी देख लीजिए, महानंदा, कोसी, घाघरा, ये सब जितना राम गंगा, ये सब बाईं ओर से मिल रहे हैं। और दाईं ओर से कौन कौन मिल रही है भाई, तो यमुना मिल रही है, सोन मिल रही है, ये दो नदियां हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको गंगा। तो एक बार फिर से अगर देखना चाहे देख लीजिए। अगर कहेगा कहां से निकलती है, तो ऐसे तो हम लोग सिंपल में पढ़ते हैं, तो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। कहां पर मिलती है भाई, देव प्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है। हरिद्वार में ये मैदानी वाला क्षेत्र में आ जाता है।
और ये फिर रामगंगा, गोमती, घाघर, कोसी, महानदी मिलते हुए सब कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 3 और देखना है। कर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। तो देखिए जुड़वा शहर उसको बोलेंगे, जैसे जुड़वा भाई के नाम सुने होंगे ना, वैसे ही हो गया जुड़वा शहर, जिसका खान पान, रहन, संस्कृति लगभग एक समान होता है, उसको जुड़वा। हाँ, बनावट में थोड़ा सा भिन्नता होगा, वो अलग की बात है। अब कोई 100% थोड़ी ऐसा हो सकता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा, तो 10 शहर जुड़वा, ये तो बड़ी पुराना क्वेश्चन हो गया। तो थोड़ा सा और जो जुड़वा जुड़वा जो शहर है उसका नाम याद रख लीजिएगा। पहला है कोलकाता। कोलकाता और हावड़ा एक ही राज्य में होगा, इसको भी जुड़वा शहर बोलते हैं, है ना। एक है रांची, रांची और हटिया। दूसरा, तीसरा कोच्चि, कोच्चि और एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। गांधीनगर, ये सब एक ही राज्य मिलेगा, गांधीनगर। और अहमदाबाद, अहमदाबाद। कटक भुवनेश्वर, कटक भुवनेश्वर, कटक भुवनेश्वर। इसके बाद आपको लिख सकते हैं दुर्ग, लिखिएगा दुर्ग तथा भिलाई, मतलब दोनों ये जुड़वा है, भिलाई। पुणे, ये नाम याद होना चाहिए, पुणे। और पीपरी चिंचवाड़, चिंचवाड़ शायद है, चिंचवाड़, हाँ चिंचवाड़, है ना। इसके बाद क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये हो गया 8। 2 और देख लीजिए, हुबली। एक और है हुबली, इसको भी लिख लीजिए, हुबली। और धारवाड़, धारवाड़ ये कर्नाटक वाला है। और एक नाम है साउथ का, एक और तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली। इसका जो जुड़वा शहर है पलायम कोट्टम, पलायम कोट्टम, कोट्टम। तो ये 10 गो जुड़वा शहर एक, मतलब रट लीजिए पकड़ के। जैसे कोलकाता हावड़ा के नाम सुने होंगे, दोनों एक ही साथ आता है। रांची हटिया नाम सुने होंगे। कोच्चि एर्नाकुलम, कोच्चि एर्नाकुलम दोनों एक ही स्टेट में, केरल में। गांधीनगर अहमदाबाद लिख लीजिए। कटक भुवनेश्वर, दुर्ग भिलाई झारखंड वाला। और ये हो गया पुणे, पुणे। और पिपरी चिंचवाड़, वाड़। और एक है हुबली और धारवाड़। और तिरुनेलवेली और पलायम कोट्टम, ये 10 गो है। अब एगो पूछा था, ये बड़ी पुराना क्वेश्चन हो गया, हैदराबाद और सिकंदराबाद, कई बार लड़कन रटते रहता है, लेकिन इसको भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब इसके बाद है कि महाभारत का प्राचीन नाम जयसिंह है, सब जानता है अधिकतर बच्चा। लेकिन इससे संबंधित कुछ प्रश्न और देखिएगा कि इसका रचना, ये भी आप लोग जानते होंगे, वेद व्यास, वेद व्यास ये भी जानते हो, लेकिन जो नहीं जान रहे वो समझिए। ऐसा जब आप लोग पढ़िएगा कि जब अकबर आता है 1556 से 1605 तक रहता है, तो उस समय एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। तो उस समय जितना भी किताब, पुरानी पुरानी किताब थी, सब उसको अनुवाद लोग करता था फारसी में। तो इसको भी अनुवाद किया गया, महाभारत को भी अनुवाद किया गया। तो जो महाभारत का जो अनुवाद किया गया था, अनुवाद, उसका नाम था रजनामा, रजनामा, रुकिए, रजनामा बोलते हैं सर, हाँ अच्छा लिखे मिस्टेक हुआ था, नामा, रजनामा, है ना। ये था युद्धों की पुस्तक, इसका नाम है हिंदी में युद्धों की
पुस्तक। तो आप कम से कम इतना याद रखिए, ठीक है ना, कि किसका नाम ये था, तो महाभारत, तो प्राचीन नाम हो गया। अब देखिए इसके बाद आया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। सही बात है। तो हम लोग थोड़ा सा वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों के थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे पढ़े होंगे एक ऋग्वेद, ये सबसे पहले लिखा गया था इसलिए सबसे पुराना हो जाएगा। इसके बाद लिखेगा यजुर्वेद, यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद। एक राज इसमें बहुत अच्छा छिपा हुआ है। तो ऋग्वेद में इतना आपको याद रखना है कि जैसे गायत्री मंत्र तो सबको याद होता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। इसको भी थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों की रचना करता है, गद्य तथा पद दोनों की रचना करता है ना। हम लोग टॉपिक पर ही बात करें तो अच्छा रहेगा। एक सामवेद है, तो साम ये संगीत का जनक इसे माना जाता है, संगीत का जनक, संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। और एक अथर्ववेद है, ये जादू टोना भूत प्रेत ओझा मुनि सब इसमें जादू टोना, तो जादू टोना, जादू टोना। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको आप शायद लिख लिए होंगे, इसमें कुछ और प्रश्न बनेगा। देखिए ये तीनों वेद जो देख रहे हैं, ये वाला सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, अथर्ववेद को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इसे वेद त्रयी भी बोलते हैं, वेद त्रयी। ये प्रश्न दिया हुआ है कि वेद त्रयी में कौन कौन वेद शामिल है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में जान लीजिए, कि मेन हम लोग का टॉपिक क्या था भाई, ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद के बारे में अगर थोड़ा सा लिखना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें याद रखिएगा कि 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब कि पाठ अध्याय इसका बोलते हैं। 1024 सूक्त है। इसमें अब मंडल में 2-4 मंडल तो आपको याद होना चाहिए। और इसमें लिख लीजिए कि गायत्री मंत्र इसी से लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एगो आस्तो, आस्तो नाम सुनेंगे, आस्तो मां सदगम्य, ये भी इसी से लिखा गया। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए कि इसको पढ़ने वाला को बोलते हैं होत्री। जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है, जो पढ़ता है पुरोहित, जो पंडित, उसको बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद में अगर और देखिएगा तो आपको 2 मंडल याद होना चाहिए, एक 7वां मंडल और एक 9वां मंडल, है ना। तो 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है, सोम देवता, ये वनस्पति का देवता था, सोम देवता। और ये 7वां मंडल में अब एक युद्ध हुआ था, ये दशराग का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दशराग का युद्ध। ये तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिए किस नदी किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे हुआ था। तो फिर से एक बार इसमें चलते हैं, ये तो समझ ही गए होंगे। ऋग्वेद 10 मंडल, सूक्त कितना है भाई, 1024। गायत्री मंत्र कहां से लिए, ऋग्वेद में। आस्तो मास सदगम्य कहां से लिए, इसी में। इसको पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, होत्री। पुरोहित को क्या बोलते हैं, होत्री। 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो सोम देवता को समर्पित है। और 10वां में दशराग युद्ध हुआ था, है ना। ये किस नदी किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ये आपका हो गया, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसको देगा भाई, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति शपथ किसके कारण करता है, मतलब शपथ किसके सामने लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। और उपराष्ट्रपति इसके सामने ले लेगा।
तो ऐसा लिंक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में आया, उपराष्ट्रपति के बारे में आया है। तो राष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। जितना अनुच्छेद इससे होता है, जो पूछने वाला प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए आप लोग। ऐसे चुनाव में कौन लेता है, सब बता चुके हैं। तो इस राष्ट्रपति से संबंधित जितना अनुच्छेद है, तो इसको रट लीजिए पकड़ के। देखिए, पहले तो थोड़ा सा एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक। अब यहां से एक सवाल, प्रथम नागरिक इसको क्यों बोलते हैं भाई? तो भाई जब जनगणना होती है तो सबसे पहले इसी व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, मतलब राष्ट्रपति का ही नाम लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम नागरिक। अब दूसरी बात कि 52 आर्टिकल आप लोग बताइएगा, भारत में राष्ट्रपति होगा, भारत में राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 60 आर्टिकल है, ये शपथ के बारे में दिया गया है कि आई शपथ, मैं शपथ खाता हूं कि संविधान के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, कार्य करूंगा। ये 60 में है। इसके बाद 61 आता है, तो महाभियोग, महाभियोग दम रट लीजिए। ये हम लोग अमेरिका के संविधान से लाए थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाते हैं, तो 61। और 71 बोल देगा 10 इसके बाद। तो जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होगा, जैसे दो पार्टी खड़ा हो गए हैं भाई, भाजपा वाले और कांग्रेस वाला खड़े कर अपने अपना राष्ट्रपति, तो ऐसे मान लीजिए कि कुछ विवाद हुआ, गड़बड़ घोटाला हो गया, तो इस समस्या को जो सोल्व करेगा से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो पावरफुल है। तो चुनाव से संबंधित मामले को सुलझाना 71 में है, ठीक है। इसके बाद आपको आता है 123, थोड़ी 72 देख लीजिए, 72, ये क्षमादान, क्षमादान कि इसके पास क्षमादान करने की शक्ति भी है, फांसी तक को भी माफ कर सकते हैं ये। इसके बाद आता है, इस तो बताए थे आप लोग को, 123 अध्यादेश, अध्यादेश, ये अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश पर मान लीजिए कि लोकसभा नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भंग है तो एक कानून भी बना सकते हैं, इनको पास इतना पावर है। और एक और है 143, बस ये लास्ट आर्टिकल है 143। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है, ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति को कोई चीज में, मतलब कानून के बारे में कुछ जानना है, उसके बारे में स्टडी करना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है, लेकिन ये पूछता नहीं है। इसका जो प्रतिनिधि होता है, महान्यायवादी, वो पूछता है। इन लोग को इतना कहाँ पता होता है। अब थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में भी 2 अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 63, जब इसमें आप 52 में 11 जोड़ दीजिएगा तो 63 आएगा कि भारत का क्या होगा भाई, एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति का वर्णन है। और इसका एक आर्टिकल हो याद रखिए 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा या सभापति होगा। तो राष्ट्र उपराष्ट्रपति, ऐसे लिखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष। अच्छा, इसका बताइए वेतन कितना होता है राष्ट्रपति का? 0। लेकिन अगर बोलेगा कि पदेन अध्यक्ष के रूप में इसको वेतन कितना मिलता है, तो 4 लाख मिलता है। एक और होता है आर्टिकल इसका 65 भी होता है, जो जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है, तो जो कार्यवाहक की जो भूमिका निभावेगा, ये 65 आर्टिकल के तहत लगावेगा। तो फिर से 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 60 में शपथ लेगा, 71 में जो विवाद उत्पन्न होगा चुनाव से उसको हल करेगा, 72 में क्षमादान, ठीक है ना, और 123 में अध्यादेश जारी करेगा, 61 में महाभियोग उठाएंगे, और 143 में राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का और उपयोग लिख दीजिए थोड़ा सा, अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, आगे वाला में
लाइट में। एक चिकित्सक में भी, चिकित्सक द्वारा भी कर, चिकित्सक द्वारा मतलब कि डॉक्टर भी इसका उपयोग करता है। एक हजामती दर्पण, हजामती दर्पण। लेकिन एक प्रश्न देता है कि साइड मिरर के रूप में किसको बोलेंगे, तो उत्तल दर्पण बोलेंगे। और साइड मिरर रहेगा, साइड मिरर, तो हम लोग इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये आपको हो गया। अब एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है कि तानसेन का असली नाम राम तनु पांडे था। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, तानसेन कहां पर रहता था भाई, तो ये ग्वालियर का रहने वाला था, ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश का। तो जब अकबर का शासन काल आवेगा, देखिएगा अकबर आवेगा, एक अकबर, अकबर का शासन काल ये 1556 से 1605 तक रहा। 1605 तक, 56 में हेमू को हराया था, पता है आपको। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न शामिल थे। उसी 9 रत्न में कौन था, तानसेन था। ये संगीत का बहुत बड़ा जानकार था, ठीक है ना। तो थोड़ा समझ लीजिए, इसी में एक था 9 रत्न, इसी के दरबार में रहते थे, 9 वो लोग थे, इसीलिए इसको बोलते थे 9 रत्न। इसी 9 रत्न में कौन था भाई, राम तनु पांडे। तो थोड़ा सा नाम लिख लीजिए, थोड़ा सा, जैसे महेश, महेश दास, ये बीरबल का नाम था, बीरबल 9 रत्नों में से शामिल था। अब यह है तानसेन, तो तानसेन देख लीजिए, तानसेन ये क्या था भाई, संगीत का बहुत बड़ा जानकार था, संगीतज्ञ, इसको लिख दीजिए। और इसको लिखिएगा तो कहां का था भाई, ग्वालियर का था ये, ग्वालियर। और इसका असली नाम तो लिख ही दिए, राम तनु पांडे। इसके बाद अगर और लिखे तो एक 2 लिख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए अगर और लिखिएगा तो मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। ये प्याजा ऐसे भी प्याज हुआ जा रहा है, तो रसोई घर का एक प्रधान था, रसोई घर का, है ना। मान सिंह भी था इसमें, है ना। और एक और अबुल फजल, ये मेन यही है, अबुल फजल। ये 2 रचना लिखता है, इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, लिखा रहे हैं अकबरनामा, आईने अकबरी। अकबरनामा लिखिएगा पहला, और एक है आईने अकबरी। तो ये राम तनु पांडे आपका हो गया। तो एक बार आप लोग बताइए कि अगर अष्ट प्रधान कहेगा तो बताइए, तो किसका उत्तर होगा भाई, अष्ट प्रधान कहां पर जाएगा, शिवाजी की कृष्ण देव राय, तो बोलेंगे कहां पर, शिवाजी। और अष्ट दिग्गज कहेगा, वही विजयनगर वाला साम्राज्य वाला है, कृष्ण देव राय। और नवरत्न कहेगा तो राम, सॉरी अकबर। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बताना है, ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा सवाल है, इसमें जितना पॉसिबल होगा वही करेंगे हम लोग। करे खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। बस इसमें आप इतना याद रखिए, खजुराहो का मंदिर कहां पर है, तो एमपी में। बस इसमें और ज्यादा सवाल कुछ बनने नहीं करेगा, क्या बनाइएगा इसमें। अब एक आया गोकक झरना बेलगांव कर्नाटक में है। तो देखिए झरना की बात आता था तो हम लोग देखे थे, एक जोग झरना देखे थे, या गरसोप्पा, या गरसोप्पा। ये कहां पर है भाई, ये तो कर्नाटक में ये है, लेकिन ये सारावती नदी पर है, सारावती नदी पर। अब एक बताए थे आप लोग को धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। ये आपको याद रखिएगा, ये आपको नर्मदा नदी पर है, ये एमपी में मिलेगा। अच्छा आप बताइएगा, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ये आपको स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर।
अब आपको ये मिल जाएगा झरखंड में, जे से झरखंड समझ जाइएगा, इसमें नहीं सवाल आ रहा है। करे हाथी गुफा का अभिलेख खारवेल से संबंधित है। आप लुसेंट चाहे कोई भी हिस्ट्री उठाइएगा तो पहला चैप्टर में ये दिया हुआ है, तो ऐसी इसको याद रखिएगा। हाथी गुफा, हाथी घुसा कहां पर? गुफा में, और कुछ खाया, कोची खाया? तो बेल खाया। तो हाथी गुफा अभिलेख कहां पर है? खारवेल। मतलब इस राजा से संबंधित है, ये कलिंग राजा था, मतलब कि वही खारवेल राजा था। अब इसमें कुछ और अभिलेख है, जैसे याद रखिएगा अहोल अभिलेख, कि अहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो पुलकेशियन, पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय। एक है देवपाड़ा, देवपाड़ा, तो ये विजय सेन, विजय सेन से, ये बंगाल का शासक था विजय सेन। और एक है नासिक, नासिक का अभिलेख, नासिक का अभिलेख, ये है गौतमी, गौतमी बालश्री, बालश्री। इसको ऐसे याद रखिएगा। अहोल अभिलेख, होल किस में होता है? पुल में होता है। कई वो होता है भाई? तो दो पुलकेशियन होती है। देवपाड़ा, आप लोग कभी भी महाभारत रामायण कुछ भी देखे होंगे तो हमेशा देवता लोग क्या करते थे? विजय हमेशा होते थे। एक है नासिक, ये कहां पर है? गौतमी बालश्री। तो जो बालक होता है ना, उस सब चीज को नाश कर देता है, तो गौतमी बालश्री। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सबसे पहले यहां से कई सवाल बनता है, तो इसको पहले समझ लीजिए। ये तो मुख्य घटक हम लोग समझ रहे हैं, मुख्य घटक या मुख्य कारक जो है से कौन है? SO2 एंड NO2 होता है। अच्छा, ये जो उत्सर्जन कहां से होता है? तो जो वाहनें चल रही है, कंपनियां, फैक्ट्रियां जो चल रही है, उससे निकलता है ये गैस, और ये गैस जो है वर्षा के साथ घुलकर सीधे पृथ्वी पर आ जाती है। और जैसे ही पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी को हानि पहुंचावेगी कि नहीं पहुंचावेगी? मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम कर देगी, जीव जंतु के लिए भी हानिकारक होगा। तो एक प्रश्न आता है यहां से कि जो ताजमहल का रंग जो है से फीका पड़ रहा है, किसके कारण? तो अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा उस पर होता है तो उसे खराब कर रहा है। जैसे आप कहते हैं अगर धूप के कारण भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें प्रभावित क्या कर रहा है भाई? प्रभावित, इसका प्रभावित मतलब प्रभाव क्या है? प्रभाव मतलब दुष्प्रभाव क्या है? तो पहला, ताजमहल, ताजमहल का रंग फीका होना, फीका होना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होना, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम होना। ये होना होना लिख दीजिएगा उधर, चाहे लिख ही देते हैं होना। और समुद्री जीव को हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना। बहुत कारण है, लेकिन आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, ताजमहल का रंग जो फीका पड़ रहा है किसके कारण पड़ रहा है? तो बोलेंगे अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा हो रहा है। तो 3 प्रश्न और है, थोड़ा देख लीजिए। तो ये 4 प्रश्न और बचा हुआ है, 1 2 3 4, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी थी। देखिए हुआ ऐसा क्या कि भारत के पास जब आजाद हुआ तो इसके पास कोई मिसाइल उसाइल नहीं था, गोला बारूद मतलब जो फेंकने वाला होता है। तो 1883 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, 1883 में, और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम कर रहे थे। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए कि 1983 में, 1883 शायद बोल दिया, 1983 से बजेगा, IGMDP ये प्रोग्राम आया। IGMDP ये प्रोग्राम के तहत इसका अध्यक्षता जो कर रहा था
कर रहे थे अध्यक्षता एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया। और इसी के बाद भारत में मिसाइल कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अध्यक्षता यही किए थे, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल बनाया गया। तो इसका आप ट्रिक्स याद रखिएगा, पटना याद रखिएगा तो समझ में आएगा, क्रम बाय क्रम ये सब बना था। देखिए पास हो गया, पीस हो गया, पृथ्वी। तो पहली मिसाइल जो बनी से पृथ्वी बनी, और दूसरा हो गया आपको आकाश, एस हो गया आकाश, और टीस हो गया त्रिशूल, और एन्स हो गया नाग, और ये हो गया अग्नि। ये अग्नि तो अभी चल रहा है, बहुत बड़ा स्तर पर चल रहा है ये, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, मतलब एक देश से दूसरे, एक महादेश से दूसरे महादेश में आप इसको फेंक सकते हैं, महाद्वीप में। देखिए पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि। तो पृथ्वी की मारक क्षमता क्या है, तो बताइए पृथ्वी है तो सतह पर सतह चलेगा भाई, इसको बोल सकते हैं सतह से सतह मारती है, सतह टू सतह, है ना। अब आकाश बताइए, आकाश ऊपर है तो वायु टू वायु होगा, वायु टू वायु, है ना। अब त्रिशूल को अगर आप फेंकिएगा तो ऐसे फेंकिएगा तो सतह से क्या हो जाएगा भाई, वायु। सतह से आकाश वायु लिख सकते हैं ऊपर, मतलब। और नाग एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, इसे बोलते हैं दागो और भूल जाओ, दागो तथा भूल जाओ। मतलब ऐसा है कि ये मिसाइल को एक बार आप छोड़ दीजिएगा टारगेट करके, तो मार ही के आवेगा टारगेट को, इसलिए बोलते हैं दागो और भूल जाओ। और अग्नि हो जाएगा सतह टू आकाश। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन था, पृथ्वी था। कि शुरुआत कौन बना था, पृथ्वी बना था। अब इसके बाद है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। ये कई बार सवाल, अब इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली हेड क्वार्टर इसका याद कर लीजिए कि हेड क्वार्टर कहां पर है, तो मुंबई में है, और कुछ नहीं। हेड क्वार्टर कहां पर मिलेगा, तो इसका मुंबई में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। इससे और क्या सवाल निकालिए, अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। जैसे बैरोमीटर का कौन आविष्कार किया था, बैरोमीटर, एगो लिख लीजिए, कम से कम अच्छा लगेगा। ई टॉर सेली। और सिलाई मशीन, ऐसा ही करते करते हम लोग याद कर लेंगे, पूरा जहर पी लेंगे। सिलाई मशीन, इलियास हो, ऐसा नाम था। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम अकबर था। लीजिए अब अकबर के बारे में आ गया, उस समय भी थोड़ा सा पढ़े थे, तो अकबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको है वो होना चाहिए आपको। अकबर देखिएगा, इसका कार्यकाल देखे थे 56 से, कई बार बताएं, 1605 तक, 56 से 1605 तक। देखिए इसका जन्म जो हुआ था, थोड़ा सा जन्म उन्म याद रखिए, इसका कुंडली 15 अगस्त 1542 में हुआ था। 15 अगस्त हो सकता है 15 अक्टूबर हो, उसको देख लीजिएगा। अब इसका माता के नाम था हमीदा बानो बेगम। अच्छा ये किसका पुत्र था, ये बाबर का था ना, बाबर का नहीं,
उसका तो दादा हो जाएगा, हुमायूं का था। इसमें और चीज याद आप रखिएगा, इसका ये पहला ऐसा शासक था जो अशिक्षित था। अशिक्षित, अशिक्षित ऐसे होगा, शिक्षित थोड़ा बड़ा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं अशिक्षित था। और इसमें आप एक और याद रखिएगा, दीन ए इलाही लाया था। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही ये लाया था 1582। बड़ी ज्यादा है, 1982 बड़ी ज्यादा आ जाता है, कहीं हम लोग बड़ी बार पढ़े 1982 83, तो 1582 को 1982। तो इसमें अकबर के बारे में आप इतना जानकारी रखिएगा, और भी आवेगा तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक करते हैं, कल हो सकता है क्लास नहीं हो पाएगा, कल नहीं होगा तो आप लोग शनिवार से फिर हम लोग मिलेंगे यही टाइम में, ठीक है। गुड नाइट।